जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का आप लोगों का चल रहा है और इस परीक्षा में आप लोगों के 3 प्रश्न पत्र हो चुके हैं, 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। आशा है आप लोगों के वो तीनों प्रश्न पत्र सही गए होंगे, बेहतर गए होंगे। अब जो कि हम लोगों का 25 तारीख को यानी कल का पेपर में विज्ञान का पेपर होना है, उसमें से आज हम लोग समस्त बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और यकीन मानिए यहीं से आपको सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या फिर उल्टा होता है या फिर वास्तविक व उल्टा होता है। बात हो रही है दर्पण की, और जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी भी इसको आपको पेपर में मिल सकता है। आभासी भी मिल सकता है या काल्पनिक मिल सकता है। तो कैसा होता है बच्चों? तो काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण की फोकस की बात हो रही है। कैसा होता है अवतल दर्पण का फोकस? धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है या शून्य होता है या अनंत होता है। तो जो अवतल दर्पण है बच्चों, इसका फोकस ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि समतल दर्पण में आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में कितना आवर्धन होता है? 0 या फिर -1 या फिर +1 या फिर 2। कितने होते हैं बच्चों? तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। अगला प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र कितना है? 1/f बराबर 1/u + 1/v या फिर f बराबर u + v या फिर f बराबर uv या फिर u बराबर v। क्या होता है बच्चों? दर्पण के सूत्र की अगर बात करें तो 1/f बराबर 1/u + 1/v ये दर्पण का सूत्र होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में, जो दर्पण होता है शीशा होता है उसमें होता है, या फिर वाहन के रियर व्यू मिरर में होता है, या फिर माइक्रोस्कोप में होता है, या फिर टार्च में होता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो वाहन के रियर व्यू मिरर, मतलब जो साइड वाला शीशा होता है जिसमें हम पीछे से आ रही गाड़ियों को देख सकते हैं, उसी में इसका प्रयोग होता है। और हेडलाइट वगैरह पर अवतल दर्पण का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण सूर्य किरणों को, अवतल दर्पण सूर्य किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है या फिर समांतर करता है या एक बिंदु पर एकत्रित करता है या फिर मोड़ता नहीं है। तो अवतल दर्पण क्या करता है बच्चों? अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर नियंत्रित कर देता है, एकत्र कर देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी को दर्शाया जाता है। जो सूत्र भी हमने बताया था कि 1/f बराबर 1/u + 1/v। इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाया जाता है? u से या फिर v से या फिर f से या फिर m से। किससे दर्शाया जाता है बच्चों? तो इसे दर्शाया जाता है v से। दूरी को किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ होती है? त्रिज्या की आधी होती है या फिर त्रिज्या के बराबर होती है या फिर दुगुनी होती है या फिर शून्य पर होती है। अवतल दर्पण की बात हो रही है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है बच्चों? तो ये त्रिज्या की
आधी होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। इकाई मतलब मात्रक। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, या फिर ओम है, या फिर एम्पियर है, या फिर वाट है। एसआई मात्रक की बात हो रही है और विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? तो ये एम्पियर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा से संबंधित है। एक मिनट, हाँ सही है। ओम का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? धारा से है, या वोल्टेज से है, या फिर प्रतिरोध से है, या फिर तीनों से है। तो बच्चों जो ओम का नियम है ये धारा से भी संबंधित है, वोल्टेज से भी संबंधित है और प्रतिरोध से भी संबंधित है, अर्थात तीनों से, यानी इन सब से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? प्रतिरोध की इकाई एम्पियर होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर ओम होता है, या फिर वाट होता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? कि विरोध करना। और अगर कोई आपको विरोध कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को शांत रखने के लिए ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, यानी कि क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है बच्चों? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर वी आई है, या P बराबर आई आर है, या P बराबर V बाई आर है, या फिर P बराबर I बाई आर है। विद्युत शक्ति के सूत्र की बात हो रही है और ये होता है P बराबर वी आई। क्या होता है? P बराबर वी आई। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि घरेलू उपकरण समानांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं क्योंकि। घरेलू उपकरणों को समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है क्योंकि धारा अधिक होती है, या फिर वोल्टेज समान रहता है, या फिर प्रतिरोध कम होता है, या ऊर्जा कम लगती है। क्या होता है बच्चों? तो धारा समान होती है कि क्या होता है इसमें? तो इसमें वोल्टेज समान रहता है, इसीलिए घरेलू उपकरणों को समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना वाट होता है? 100 वाट होता है, या फिर 1000 वाट होता है, या फिर 1 किलो वाट प्रति मतलब आवर होता है, या फिर 1 जूल होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर 1 किलोवाट प्रति मतलब आवर होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार कैसा बना होता है? तांबे से होता है, या फिर लोहे से होता है, या फिर कम गलनांक धातु से होता है, या फिर एल्युमिनियम से होता है। तो जाहिर सी बात है जो फ्यूज का तार होगा वो कम गलनांक धातु से होगा, तभी अगर ज़्यादा तीव्रता से विद्युत प्रवाह हो रहा है तो वो क्या होता है? टूट जाता है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्यूज हो गया। तो इस प्रकार ये बच्चों हम लोगों का हो गया 15 क्वेश्चन। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने समस्त मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा कैसे मापी जाती है? वोल्ट मीटर से, या फिर एमीटर से, या गैल्वेनोमीटर से, या फिर बैटरी से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। किससे मापी जाती है बच्चों? एमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है ये कैसा कार्य करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऊष्मा को विद्युत में बदलता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है ये किससे संबंधित है? जनित्र से है,
या फिर मोटर से है, या फिर ट्रांसफार्मर से है, या हीटर से है? किससे है बच्चों? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर हम लोग देखें तो ये मोटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोटर से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि विद्युत चुंबक में कोर होता है। विद्युत चुंबक में कोर होता है कहाँ पर? तांबा से, या फिर एल्युमिनियम से होता है, या नरम लोहे का होता है, या फिर स्टील का होता है? तो विद्युत चुंबक में कोर हमेशा नरम लोहे का बना होता है। ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। जनित्र मतलब जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी में बदला जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर पैनल बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये जनित्र बदलता है, जनरेटर बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये हो चुका। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात होती है? दाहिने हाथ के नियम से, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या बाएं हाथ के नियम से, या फिर ओम के नियम से, या आर्किमिडीज के नियम से? किसके नियम से होता है बच्चों? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ये दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है कैसा? डीसी पर कार्य करता है, या फिर एसी पर कार्य करता है, या दोनों पर कार्य करता है, या किसी पर नहीं कार्य करता है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब अल्टरनेट करंट, और जो ट्रांसफार्मर होता है ये अल्टरनेट करंट पर कार्य करता है, यानी दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला होता है, या वेबर होता है, या फिर न्यूटन होता है, या ओम होता है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है बच्चों? तो ये टेस्ला होती है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शुद्ध चुंबकीय पदार्थ है। शुद्ध चुंबकीय पदार्थ क्या है? तांबा है, या फिर एल्युमिनियम है, या फिर लोहा है, या फिर चांदी है? शुद्ध चुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है तो लोहा है। अर्थात जो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग है कौन सा है? कार्निया है, या फिर पुतली है, या फिर आइरिस है, या फिर रेटिना है? चुंबकीय मतलब मानव नेत्र का रंगीन भाग जो होता है ये आइरिस होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का आँख का रंग अलग अलग होता है, तो ये आइरिस के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब अगर हमें अस्पष्ट कोई चीज़ देखना है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 30 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर? कितना होगा बच्चों? तो अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। निकट दृष्टि दोष को कैसे सुधारा जाता है? उत्तल लेंस से, या फिर अवतल लेंस से, या फिर समतल लेंस से, या दर्पण लेंस से? दर्पण से। तो एक आप लोग ट्रिक याद रखना, दूना। क्या याद रखना? दूना। मतलब डी से दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या लगता है? तो यू से उत्तल लेंस, और एन से निकट दृष्टि दोष, और इसमें क्या लगता है? अवतल लेंस। ध्यान रखना, दूना मतलब दूना, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो हमसे ही पूछा गया निकट दृष्टि दोष, और इसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है। हमसे अपवर्तन पूछा गया, तो अपवर्तन श्वेत प्रकाश का कहाँ होता है? दर्पण में होता है, या फिर प्रिज्म में होता है, या लेंस में होता है, या हवा में होता है? तो बच्चों श्वेत प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये आपका प्रिज्म में होता है। कहाँ पर? प्रिज्म में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में
कुल कितने रंग होते हैं? 5 होता है, या फिर 6 होता है, या फिर 7 होता है, या 8 होता है? तो इसके लिए आप लोगों को ऐसे आप लोग हिंदी में ट्रिक याद रख सकते हैं। बैनी, आह, पी, नाला। कुल कितने हो गए? देखिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इसी को जो हम इंग्लिश में कहते हैं तो विबग्योर कहते हैं। यानी टोटल अगर हम जोड़ें तो 7 रंग हो गए। कितने हो गए? 7 रंग हो गए। अगला प्रश्न आपका है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का है? लाल का है, या फिर नीला का है, या फिर बैगनी का है, या फिर पीला का है? तो सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होता है बच्चों? ये होता है बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। इसे आप लोग अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कार्निया पर, या फिर पुतली पर, या फिर रेटिना पर, या आइरिस पर? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो वो आपका रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगों का फैलाव कहलाता है। मतलब रंग जो हैं, किरण जो हैं, उनका फैलाव क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, या अपवर्तन कहलाता है, या फिर वर्ण विक्षेपण कहलाता है, या विवर्तन कहलाता है? तो रंगों का जो फैलाव होता है ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और इसके लिए प्रिज्म का मदद लिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? पाचन में, या ऊर्जा उत्पादन के लिए, या उत्सर्जन, या परिवहन? तो श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों? श्वसन की प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर? जड़ों में, या फिर तने में, या पत्तियों में, या फिर फूल में? प्रकाश संश्लेषण पूछा गया है, और प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में। कहाँ पर होता है? तो ये आपका पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कक्ष होते हैं। कुल कितने कक्ष होते हैं? 2 होता है, या फिर 3 होता है, या फिर 4 होता है, या फिर 5 होता है? तो 2 आलिंद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 आलिंद होते हैं, और 2 निलय होते हैं। यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद, और दायां निलय और बायां निलय। तो टोटल कितने हो गए? 4 भाग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 भाग हो जाते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पाचन की शुरुआत होती है। पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय में, या फिर छोटी आंत में, या मुख में, या बड़ी आंत में? शुरू होने की बात हो रही है, और पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो ये मुख से ही शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा, या फिर आरबीसी, या फिर डब्ल्यूबीसी, या फिर प्लेटलेट? कौन करता है बच्चों? तो अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का परिवहन, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? तो आरबीसी करता है। आरबीसी करता है। मतलब ये पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को लेकर के विभिन्न भागों तक, यानी यहाँ तक कि एक एक कोशिकाओं के पास तक यही लेकर के पहुँचाता है। परिवहन मतलब कि ले जाना। अच्छा, अगला पूछ रहा है कि पौधों में जल परिवहन होता है। जल का परिवहन किससे होता है पौधों में? फ्लोएम से होता है, या फिर जाइलम से होता है, या फिर स्टोमेटा से होता है, या कार्टेक्स से होता है? किससे होता है बच्चों जल का परिवहन? तो ध्यान रखिए, देखिए फ्लोएम में यफ से यानी कि फा से शुरू होता है, और यफ फॉर फूड। जब भोजन का परिवहन आपसे पूछे तो फ्लोएम होगा। और जाइलम यानी सीधे जल, जा से होता है, तो जल का परिवहन कहाँ से होगा?
तो जल का परिवहन जाइलम से, फ्लोएम से फूड यानी भोजन का परिवहन होगा और जाइलम से जल का परिवहन होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एडीपी को कहते हैं, या फिर एएमपी को कहते हैं, या एटीपी को कहते हैं, या फिर डीएनए को कहते हैं। तो किसे कहा जाएगा बच्चों? तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहेंगे? एटीपी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड व जल, या फिर ऑक्सीजन, या फिर प्रोटीन। श्वसन का अंतिम उत्पाद हमसे जो पूछा गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसे हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं और जल को अपचयन कर लेते हैं, यानी कि खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पादप हार्मोन्स है, इसमें से कौन सा हार्मोन पादप है? इंसुलिन है, या फिर थायरॉक्सिन है, या फिर ऑक्सिन है, या फिर एड्रेनलिन है। तो एड्रेनलिन लड़ो या उड़ो अर्थात क्रोध, आवेश, इस सब के में काम आता है। थायरॉक्सिन थायराइड को नियंत्रित रखने में, जो कि मानव हार्मोन्स है। एड्रेनलिन भी मानव हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स। और इंसुलिन आप लोग सुने होंगे, जब इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह अर्थात शुगर नामक बीमारी हो जाती है, तो ये भी मनुष्यों में होता है। लेकिन ऑक्सिन क्या होता है? ये एक पादप हार्मोन है। आपका गा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है बच्चों? न्यूरॉन होता है, या फिर मस्तिष्क होता है, या फिर मेरुरज्जु होता है, या फिर तंत्रिका होती है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो होती है वो क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूरॉन होता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि त्वरित प्रतिक्रिया कहलाती है। त्वरित प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं, या हार्मोन क्रिया कहते हैं, या फिर स्वैच्छिक क्रिया कहते हैं, या इसे चेतन क्रिया कहते हैं। अगर कोई त्वरित प्रतिक्रिया है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? नलिकाओं से, या फिर रक्त में, या फिर लसिका में, या फिर पित्त में। हार्मोन हमसे पूछा गया कि कहाँ से स्रावित होते हैं, तो हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं बच्चों? हार्मोन होते हैं रक्त में स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन क्या नियंत्रित करता है? पाचन को नियंत्रित करता है, या फिर वृद्धि को नियंत्रित करता है, या फिर चयापचय को नियंत्रित करता है, या श्वसन को नियंत्रित करता है। तो थायराइड हार्मोन्स चयापचय को नियंत्रित करता है। सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। क्लास को लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि मेरुरज्जु होती है। मेरुरज्जु कहाँ होती है? खोपड़ी में, या फिर रीढ़ की हड्डी में, या फिर पसलियों में, या फिर पेट में। तो मेरुदंड जो है वो पीठ की हड्डी को कहा जाता है, और पीठ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी, और यहीं पर रीढ़ की हड्डी में ही मेरुरज्जु पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पादप गति का उदाहरण है। पादप गति का उदाहरण क्या है? परागण है, या फिर ट्रॉपिज्म है, या फिर प्रकाश संश्लेषण है, या श्वसन है। पादप गति के उदाहरण को आपसे पूछा गया है, और ये क्या होता है बच्चों? तो ये होता है ट्रॉपिज्म। क्या होता है? ट्रॉपिज्म होता है। अगला प्रश्न आपसे है कि एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? शांति हार्मोन, या फिर भय हार्मोन, या फिर वृद्धि हार्मोन, या फिर निद्रा हार्मोन।
मतलब एड्रेनलिन हार्मोन को भय हार्मोन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन आवेश का होता है, मतलब इसमें आदमी तीव्र इच्छाओं में होता है। अगर वो डर गया तो खूब डरेगा, और जब वो डरेगा तो उसे अपने आप की असुरक्षा महसूस होगी, जिससे वो लड़ेगा भी, भागेगा भी। तो ये सारे कार्य भय के कारण, इसको भय हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन कहाँ होता है? मानव में, या फिर अमीबा में, या फिर पौधों में, या फिर दोनों, यानी खा और गा में। तो बच्चों अलैंगिक जनन अमीबा में भी होता है और अलैंगिक जनन कुछ पौधों में भी होता है। इसलिए आपका खा और गा दोनों विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, या फिर अमीबा में होता है, या फिर हाइड्रा में होता है, या फर्न में होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। और अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। तो आपका खा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परागण होता है। परागण की प्रक्रिया कब होती है? निषेचन से पहले, या निषेचन के बाद, या फिर जन्म के समय, या मृत्यु के समय। तो जो परागण की प्रक्रिया है बच्चों, ये निषेचन से पहले ही होता है, क्योंकि परागण ही तो निषेचन में मददगार होते हैं। तो इसलिए आपका का वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव में निषेचन होता है। निषेचन कहाँ पर होता है मनुष्य में? अंडाशय में होता है, या गर्भाशय में होता है, या फेलोपियन नली में होता है, या फिर योनि में होता है। तो मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन नली में होता है, और यहीं से जब भ्रूण बन जाता है तो गर्भाशय में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीज बनता है। कहाँ पर बनता है? अंडाशय में, या फिर बीजांड में से, या फिर पराग से, या फिर पुष्प से। तो अगर हम लोग बात करें किसी पौधे में, उसका फल का जो बीज होता है वो कहाँ पर बनता है? तो वो कहाँ होता है बच्चों? बीजांड से बनता है। कहाँ से बनता है? तो वो बीजांड से बनता है। अगला प्रश्न आप लोगों का कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है, या फिर गर्भाशय में होता है, या फेलोपियन नली में होता है, या योनि में होता है। तो निषेचन तो फेलोपियन नली में होता है, लेकिन उसका भ्रूण का विकास जो होता है, यानी बच्चे का आकार जो बनता है, वो गर्भाशय में बनता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन से क्या होता है? विविधता बढ़ती है, या फिर समानता रहती है, या परिवर्तन नहीं होता है, या मृत्यु हो जाती है। तो लैंगिक जनन से क्या होता है? विविधता बढ़ती है, क्योंकि उसमें जीन ट्रांसप्लांट है और बहुत सारी तकनीकियां हैं, जिससे अलग अलग आकार यानी रूप दिया जा सकता है, प्रजातियां दी जा सकती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में कायिक जनन का उदाहरण है। कायिक जनन का उदाहरण क्या है? बीज है, या फिर तना है, या फिर फूल है, या फिर फल है। तो पौधों में कायिक जनन का उदाहरण क्या होता है बच्चों? तो ये होता है तना। क्या होता है? तना होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में, या फिर नाभिक में, या फिर कोशिका भित्ति में, या फिर झिल्ली में। तो जो गुणसूत्र होते हैं ये कोशिका की नाभिक में पाए जाते हैं। तो खा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जीन स्थित होते हैं। जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? डीएनए पर, या फिर आरएनए पर, या फिर प्रोटीन पर, या फिर लिपिड पर। पूछा गया जीन, और जीन स्थित होते हैं कहाँ पर? तो जीन स्थित होते हैं डीएनए पर। अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग किए गए। मेंडल के प्रयोग कहाँ पर किए गए थे? मटर के पौधे पर, या गेहूं पर, या फिर चावल पर, या फिर मक्का पर। तो बच्चों मेंडल का जो प्रयोग हुआ था वो मटर पर किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मटर पर किया गया था।
अगला प्रश्न है कि एकल संकरण अनुपात है। एकल संकरण अनुपात क्या है? 1:1 है, या फिर 2:1 है, या 3:1 है, या 9:3:3:1 है। तो बच्चों एकल संकरण में 3:1 होता है। सभी लोग भूलना मत, लाइक और शेयर करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहें। अभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता है, या फिर खीरा है, या फिर सरसों है, या फिर मक्का है। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। और द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है बच्चों? तो सरसों का पुष्प द्विलिंगी पुष्प होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि वंशागति क्या है? वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या होती है? कोशिका होता है, या फिर जीन होता है, या ऊतक होते हैं, या अंग होते हैं। वंशागति मतलब कि माता और पिता के गुणों को उसके वंशजों अर्थात पुत्र या पुत्रियों में ट्रांसफ़र लाने का कार्य कौन करता है? तो ये जीन करता है। कौन करता है बच्चों? ये आपका जीन का कार्य होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंग निर्धारण होता है, कि मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, ये निर्धारण कैसे होता है? माँ से होता है, या फिर पिता से होता है, या दोनों से, यानी माता और पिता दोनों से होता है, या पर्यावरण से होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये पिता से होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माता में जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये 23 के 23 जोड़ी कैसे होते हैं? यक्स यक्स होते हैं माता में। लेकिन पिता में 22 जोड़ी गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं, और एक जो आपका 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो एक्स वाई होता है। और यही क्या दर्शाता है? यही पुरुष का दर्शाता है। तो जब यहाँ से वाई गुणसूत्र और यहाँ से एक्स गुणसूत्र मिलेगा 23वें जोड़ी का, तो एक्स वाई होगा अर्थात लड़का होगा। और अगर दोनों जगह से एक्स एक्स मिल गया तो ये क्या बनेगा? लड़की बनेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है। यानी कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये पिता से होता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक विविधता का कारण है। आनुवांशिक विविधता का कारण क्या होता है? माइटोसिस होता है, या मियोसिस होता है, या द्विखंडन होता है, या फिर कायिक जनन होता है। आनुवांशिक विविधता का जो उदाहरण होता है बच्चों, ये मियोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? मियोसिस के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि द्रव्य संरक्षण का नियम दिया। द्रव्य संरक्षण का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, या फिर लाओजियर ने, या मेंडलीफ ने, या फिर न्यूटन ने। तो जो द्रव्य संरक्षण का नियम है इसे दिया था लाओजियर ने। किसने दिया था बच्चों? तो लाओजियर ने इसे दिया था। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि संतुलित समीकरण में परमाणु समान होते हैं, या अणु समान होते हैं, या फिर द्रव्यमान अलग होता है, या फिर कुछ नहीं होता है। मतलब संतुलित समीकरण में क्या होता है? तो संतुलित समीकरण में परमाणु समान होते हैं। क्या होता है बच्चों? परमाणु समान होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि जंग का लगना, जंग लगना है ये क्या है? अपघटन है, या फिर संयोजन है, या फिर आक्सीकरण है, या फिर अवकरण है। जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? तो ये आक्सीकरण है। क्या है? आक्सीकरण है। अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, या फिर ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है, या फिर ऊष्मा मतलब प्रकाश अवशोषित होता है, या कोई नहीं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी मतलब आक्षेपी, और एक होता है ऊष्मा शोषी। तो जो ऊष्मा शोषी होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा को क्या करती है? उत्सर्जित कर देती है। तो खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अवकरण में होता है।
अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो बच्चों अवकरण में जो हाइड्रोजन के अणु हैं उनका योग हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के अणुओं का योग होता है। अगला कह रहे हैं कि दहन अभिक्रिया में आवश्यक है। किसी भी चीज़ के दहन के लिए क्या आवश्यक होता है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर हीलियम। क्या होता है, तो दहन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। तो खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं श्वसन एक है, तो श्वसन एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है। श्वसन में भौतिक परिवर्तन होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है, तो श्वसन में बच्चों रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तटस्थीकरण अभिक्रिया होती है। तटस्थीकरण अभिक्रिया में अम्ल प्लस क्षार होता है या फिर धातु प्लस अम्ल होता है या अधातु प्लस अम्ल होता है या लवण प्लस जल होता है। तो बच्चों तटस्थीकरण मतलब कि वो उदासीन कर दे। तटस्थ मतलब क्या हो जाता है कि उदासीन होता है। अर्थात देखिए तटस्थ का पर्यायवाची है कि तटस्थ मतलब जो अपने स्थान पर दृढ़ हो गया, किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी के गुणों को नहीं एब्जॉर्व करता है। तो ये अम्ल और क्षार को जब मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इसको उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो ये तटस्थीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है या फिर कड़वा होता है या फिर खट्टा होता है या फिर नमकीन होता है। अम्ल के स्वाद की बात हो रही है और जो अम्ल का स्वाद होता है ये कैसा होता है, तो ये आपका खट्टा स्वाद होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अगला प्रश्न है नींबू में पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या फिर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, तो ये होता है सिरका में। कहाँ पर होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। और अगर हम लोग बात करें साइट्रिक अम्ल तो ये होता है नींबू में। लैक्टिक अम्ल होता है दही में। क्या होता है, दही में होता है। और टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पर होता है, ये होता है इमली में। कहाँ पर होता है बच्चों, तो इमली में होता है। अगला प्रश्न आप लोगों से कहते हैं कि नीला लिटमस अम्ल में क्या होगा, नीला ही रहेगा या लाल हो जाता है या फिर हरा हो जाता है या फिर पीला हो जाता है। तो नीला लिटमस जब अम्ल में जाता है तो लाल हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, अनिल अनिल मतलब अम्ल क्या करता है, नीले को लाल बदल देता है। अनिल मतलब अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। और छलनी, क्या, छलनी, छलनी मतलब क्या कि क्षार लाल को नीले में बदल देता है। कंफ्यूज नहीं होना। अनिल मतलब आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अनिल नीले को, अम्ल नीले को क्षार लाल में बदलता है, नीले लिटमस को। और छलनी यानी कि क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहे हैं कि NaOH है। NaOH क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है या फिर लवण है या फिर गैस है। NaOH क्या है बच्चों, तो NaOH एक प्रकार का क्षार है। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ साथ आप इसे शेयर भी अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार क्लास है और मैं बता दूं यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि खाने का सोडा है, यानी खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है या फिर Na2CO3 होता है या NaHCO3 होता है या फिर CaCO3 होता है। खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो NaHCO3, NaHCO3 आपका होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है
कि वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। वाशिंग सोडा का सूत्र, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। और वाशिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, या फिर NaCl, या फिर CaSO4, या फिर KOH। तो क्या होता है बच्चों वाशिंग सोडा का, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि pH का मान 7 होता है। अब जो pH मान, अगर किसी भी चीज़ का pH मान 7 है तो वो अम्लीय होगा, या फिर क्षारीय होगा, या उदासीन होगा, या विषैला होगा। तो अगर किसी भी चीज़ का pH मान 7 है तो वो कैसा होगा बच्चों, वो उदासीन हो जाएगा। और 7 से कम पर क्या होगा, अम्लीय, और 7 से ऊपर पर क्या होगा, क्षारीय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दांतों का क्षय होता है जब pH हो। मतलब दांतों का क्षय कब होगा, जब pH 7 से अधिक हो, या फिर 7 ही हो, या 5.5 से कम हो, या फिर 10 हो। तो क्षय, क्षय को अगर हम लोग देखें तो क्षा से क्षय और क्षा से क्षार। और जब क्षारीय होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, नहीं होगा क्षरण। लेकिन अगर 5.5 से कम है pH मान तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तब दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सोडियम है, या फिर लिथियम है, या पोटेशियम है, या फिर मैग्नीशियम है। कौन सी धातु है बच्चों सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु की अगर बात करें तो वो है लिथियम। कौन सी धातु है, लिथियम है जो कि सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि पारा एक है, पारा क्या है, ठोस धातु है, या फिर द्रव धातु है, या फिर गैस है, या फिर अधातु है। तो अगर हम लोग पारे की बात करें तो पारा एक प्रकार की द्रव धातु है। कैसी धातु है, द्रव धातु। अगला प्रश्न आप लोगों से है कि विद्युत का अच्छा चालक है, कौन सा है, लकड़ी है, या फिर प्लास्टिक है, या फिर तांबा है, या रबर है। तो लकड़ी, प्लास्टिक और रबर ये विद्युत के चालक नहीं होते, कुचालक होते हैं, लेकिन तांबा विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धातुओं की ध्वन्यता कहलाती है। धातुओं की ध्वन्यता क्या को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, या आघात वर्धनीयता कहते हैं, या ध्वन्यता ही कहते हैं, या फिर कठोरता ही कहते हैं। तो धातुओं की ध्वन्यता को ध्वन्यता ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि जिंक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। जब जिंक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, या हाइड्रोजन बनाता है, या फिर नाइट्रोजन बनाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों जब जिंक और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। अगला प्रश्न है अधातु का उदाहरण है। अधातु का उदाहरण क्या होता है, लोहा, या फिर तांबा, या फिर सल्फर, या फिर एल्युमिनियम। अधातु का उदाहरण क्या होता है, तो अधातु का उदाहरण होता है इसमें सल्फर, क्योंकि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये सभी धातु हैं, लेकिन सल्फर इसमें क्या है, अधातु है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अयस्क, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या है। गलन कहलाती है, या फिर परिष्करण कहलाती है, या फिर धातुकर्म कहलाती है, या फिर अवकरण कहलाती है। तो जब अयस्क से धातु को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे धातुकर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसमें से जो धातुएं नीचे दी गई इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, सोना है, या लोहा है, या फिर सोडियम है, या तांबा है। तो इनमें जितने धातुएं दी गई हैं इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। कौन सी धातु है, तो सोडियम है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है।
या फिर 3 होती है या 4 होती है या 5 होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। कितनी? तो 4। अगला प्रश्न है कि CH4 है, CH4 को किस नाम से जानते हैं? ये एथेन है या मीथेन है या फिर एथीन है या एथाइन है? तो बच्चों CH4 जो होता है ये क्या है? ये मीथेन है। सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। लाइक अगर अब तक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है। एल्कोहल का कार्यात्मक समूह क्या है? -COOH या फिर -OH या -CHO या फिर -CO। मतलब ये माइनस जो है ये संयोजकता को दर्शा रहा है कि किसी के साथ जुड़ेगा। तो किसके साथ जुड़ेगा बच्चों? मतलब ये कौन सा एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है? तो एल्कोहल के कार्यात्मक समूह ये OH वाला है। क्या है? OH वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरका है। सिरका कैसा है? एसिटिक अम्ल है या फिर साइट्रिक अम्ल है या लैक्टिक अम्ल है या फिर टार्ट्रिक अम्ल है? तो साइट्रिक अम्ल है नींबू में, और अगर लैक्टिक अम्ल बात करें तो ये दही में है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो ये इमली में है। अब अगर हम लोग और बात करें एसिटिक अम्ल तो ये क्या है? ये सिरका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पेट्रोलियम एक है। पेट्रोलियम क्या है? शुद्ध पदार्थ है या फिर मिश्रण है या फिर तत्व है या फिर यौगिक है? तो बच्चों पेट्रोलियम शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसी में से पेट्रोल, डीजल ये सभी चीज़ें निकलती हैं। अगर हम बात करें कि तत्व है तो ये तत्व भी नहीं है और ये ना ही ये यौगिक है। तो ये है क्या? ये एक प्रकार का मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम पदार्थ वो एक प्रकार के मिश्रण हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि साबुन बनता है। साबुन कैसे बनता है? अपघटन से या फिर साबुनीकरण से या फिर दहन से या फिर अवकरण से? साबुन कैसे बनता है मित्रों? तो साबुन जो आपका बनता है ये बनता है साबुनीकरण से। कैसे? साबुनीकरण से बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि C2H4 का नाम है। C2H4 को किस नाम से जाना जाता है? एथेन से या एथीन से या एथाइन से या फिर प्रोपेन से? तो जो C2H4 है इसको एथीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो एथीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन की अपररूपता का उदाहरण है। कार्बन की अपररूपता का उदाहरण क्या है? सोडियम है या फिर हीरा है या फिर सल्फर है या फिर क्लोरीन है? कौन सा है बच्चों कार्बन की अपररूपता का उदाहरण? तो कार्बन की जो अपररूपता है इसका उदाहरण है हीरा। हीरा और फ्लोरीन ये क्या है? ये कार्बन का अपररूपता का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादक होते हैं। उत्पादक कैसे होते हैं? पशु होते हैं या मानव होते हैं या पौधे होते हैं या जीवाणु होते हैं? तो बच्चों पशु या मानव क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। और जीवाणु क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। लेकिन पौधे क्या होते हैं? तो पौधे उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है किससे? उपभोक्ता से होती है या उत्पादक से होती है या अपघटक से होती है या मानव से होती है? तो बच्चों खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा उत्पादक से होती है। जिससे उत्पादक को उपभोक्ता ने उपभोग किया, फिर अब उपभोक्ता पहले चरण का उपभोक्ता हो सकता है, दूसरे चरण का हो सकता है, उसके बाद में क्या होगा कि वो अपघटक के द्वारा समाप्त होता है। अंततः अपघटक से ही होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जैव निम्नीकरणीय कचरा है। जैव निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है? प्लास्टिक है या कांच है या सब्जियों का अवशेष है या पॉलीथीन है? मतलब जिसको जीवाणु या समाप्त कर सकें वो कैसा है? तो वो है आपका सब्जियों का अवशेष। ये सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ेगा, कांच भी नहीं सड़ेगा और पॉलीथीन भी नहीं सड़ेगा।
अगला प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्या है? ओजोन परत सुरक्षा करती है किससे? अवरक्त किरणों से करती है, या परावैंगनी किरणों से करती है, या एक्सरे से करती है, या फिर गामा किरणों से करती है? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ओजोन परत और हमारी परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। इस प्रकार से आप लोगों ने ये 100 प्रश्न कंप्लीट किया। परीक्षा के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा बहुत बेहतर जाएगी जैसे कि अब तक आप लोगों की परीक्षा गई है। साथ ही साथ अगर आप लोग अब तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लोगों का आर्ट का क्वेश्चन भी इस पर चलाया जाएगा और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। आप लोगों को जीके जीएस की क्लास या जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं उसकी क्लास, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में और परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।